गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 11 की डेट आ चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग छोटी क्लासों की भी डेट भी एग्ज़ाम की आ चुकी है। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है दिसंबर में और आपको अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना है। आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जिनका जिनका अपने सिलेबस में यानी कक्षा 11 की आरोह है पुस्तक में, जिसका शीर्षक है घर की याद। आज हम उसे पढ़ेंगे। पहले आज साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय पढ़ेंगे कवि का, उसके बाद हम पाठ की व्याख्या देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न ममै आदि। इनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, जिसमें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनके प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किए गए। इनका निधन सन 1985 में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र था और माता गोमती देवी थी। आइए थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें सहजता का कवि भी कहा जाता है और कविता का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। कविता का गांधी इन्हें उदय प्रकाश ने कहा था। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें ये प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया, यानी बीच की कड़ी बने रहे, आदान प्रदान करने वाली। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। जिस प्रकार मैंने बताया कि इनको कविता का गांधी किसने कहा, तो कविता का गांधी कहा है उदय प्रकाश ने। उदय प्रकाश। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लिख लिया करें ताकि जीवन परिचय लिखने में बड़ी आसानी होगी। फिर है कविता सहज और लोक से अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। देखो, जो लाइनें हम पढ़ रहे हैं घर की याद कविता में, यह पाठ परिचय है। जैसे हम व्याख्या करते हैं, संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग लिखने में यह लाइनें बड़े ही रोचकता प्रदान करती है और हमें प्रसंग में इन्हीं सबको लिखना चाहिए। जैसे घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती, यानी जब भवानी प्रसाद मिश्र को जेल यात्रा हुई, उस दौरान उन्होंने यह घर की याद कविता लिखी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान उनको भी जेल यात्रा हुई थी। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आइए चलते हैं। घर की याद
हमारे पाठ भवानी प्रसाद मिश्र का जो पाठ है उसका शीर्षक है घर की याद। यह आरोह पुस्तक में दिया गया है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। इसका काव्य सौंदर्य ये लिखा जाएगा कि इसकी भाषा सीधी व सरल है, जो विशेष में लिखा करते हैं अक्षर। मैंने प्रसंग बता दिया है। संदर्भ में हमेशा अपनी पुस्तक व राइटर और उसकी जो शीर्षक होता है उसका नाम लिखा जाता है। बाकी व्याख्या जिस प्रकार हम करेंगे वह व्याख्या अपने शब्दों में भी लिखी जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी आज बारिश का मौसम चल रहा था। उस बारिश के मौसम के दौरान कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल प्रवास के दौरान अपने घर की याद आ रही है। जिस प्रकार सावन बरस रहा था, ठीक उसी में उसको यूँ लग रहा था कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिरा है, रात भर गिरता रहा है और मेरे प्राणों को वो जैसे प्राणों को घेरे हुए बैठा है। और ऐसे लग रहा है जैसे उस पानी में, यानी उस पानी में और मेरी नज़रों में, पानी तो बाहर बरस रहा था लेकिन मेरा घर मेरे नज़रों में, मेरी आँखों में मेरा घर तिरने लग गया है। और घर की मुझसे, लेकिन वह घर मुझसे बहुत दूर है, घर मुझसे बहुत दूर है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। फिर क्या कहा है कि मेरे घर में 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं। वह मेरे से मिलने आए हैं। हो सकता है राखी का पर्व हो, राखी के पर्व पे मेरी 4 बहनें मेरे से मिलने आई है। आज वो आई है हाय रे प्रताप के घर, वह अपने पिता के घर आई है, लेकिन आज उनको बड़ा ही कष्ट हो रहा होगा क्योंकि मैं 5वां जो हूँ, जो मेरे घर पे नहीं हूँ। मेरी सोचकर मेरी बहनें बहुत ही दुखी हो रही होगी। घर में सब जुड़े हैं, सभी के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। जो नीचे की 2 लाइनें हैं उसमें उपमा अलंकार होगा, जैसे 4 भाई 4 बहनें यानी भुजा भाई और प्यार बहनें, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और अब घर में सब जुड़े हैं, सारे के सारे एक साथ खड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, मेरी भुजाएं मेरे भाई हैं और उन सब का प्यार हमारी बहनें हैं। आज सबके सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं 5वां इतना अभागा हूँ कि मैं मेरे घर पर नहीं हूँ। और माँ बिन पड़ी है मेरी, दुख में वह गड़ी है मेरी, माँ की जिसको गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। आज मैं मेरी माँ को भी बड़ा ही याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ क्या है, अनपढ़ है, लेकिन वह अनपढ़ होते हुए भी मेरे दुख को आसानी से पढ़ सकती है। जब भी मुझे दुख हुआ है, मैं मेरी माँ के आंचल में या मेरी माँ के गोद में सिर रख के सो जाता हूँ तो मेरा दुख सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। इसके पहले ऊपर वाली लाइनों की व्याख्या देखते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। स्नेह धारा में रूपक अलंकार है, यानी मेरी माँ का प्यार इतना फैला है जो कि जेल तक भी आ पसर गया, यानी जेल तक भी आकर फैल गया है। अगर आज उनको लिखना आता तो आज मैं कम से कम उनका पत्र ही पढ़ता, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ है, मैं उनका पत्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अभी भी 2 बार आ रहा है, यानी भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। व्यापा का अर्थ होता है महसूस होना, व्यापा का अर्थ होता है महसूस होना। अब देखो, मेरे पिताजी इतने बुजुर्ग हैं लेकिन आज भी उनको बुढ़ापा नहीं आया है, वो आज भी दौड़कर काम कर सकते हैं, एक क्षण भी वह बुढ़ापे को महसूस नहीं करेंगे। आज भी वह दौड़ सकते हैं, यानी काम के लिए आज भी वह दौड़ सकते हैं और आज भी वह खिलखिलाकर मुस्कुरा सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरसता।
यहाँ झंझा शब्द स्फूर्ति आना होता है। और बादल गरजता शब्द यहाँ पर पिता के लिए आया है। जो ये शब्द आया है बादल गरजता, ये पिताजी के लिए आया है। आप विशेष में लिख सकते हैं, पिता के लिए आया है ना, पिता के लिए। चलो आइए आगे चलते हैं। यानी मेरे पिताजी ऐसे हैं आज भी, वह मौत से भी मुकाबला कर सकते हैं, उससे हिचकिचाते नहीं हैं। शेर के आगे भी वह बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। बोल में बादल गरजता, जिस प्रकार बादल गरजता है ठीक उसी प्रकार उनकी आवाज़ में आज भी गर्जना है। और वह किसी काम में भी इतनी स्फूर्ति रखते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई तूफ़ान, किसी प्रकार का तूफ़ान आ गया है। अब देखो, हमें यह पता है कि रोज़ रोज़ पिताजी पाठ वाठ किया करते थे, तो आज उनकी भी मुझे बड़ी याद आई है। आइए सुनते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है नज़र घर में तिर रहा है। आज मुझे याद आया कि आज भी पिताजी ने गीता का पाठ किया है और दंड बैठक लगाना यानी व्यायाम करना वो भी उन्होंने 260 किया है। और व्यायाम के लिए एक लकड़ी आती है, उसको मुकद्दर बोला जाता है, वह भी उस लकड़ी से भी वह व्यायाम कर रहे हैं। और मूठ है मुकद्दर पकड़ने का हथा, यानी जिस लकड़ी के सहारे वह व्यायाम किया करते हैं उसको मूठ कहाँ कहते हैं, मूठ कहाँ करते हैं, उसको लेकर मेरे पिताजी आज भी मेरे पिता व्यायाम कर रहे होंगे। यानी उसने बैठे बैठे कल्पना की है कि जिस प्रकार रोज़ मेरे पिताजी गीता पाठ करते थे, दंड लगाते थे, व्यायाम करते थे, तो आज भी मेरे पिताजी ये सारे कार्य कर रहे होंगे। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। अब देखो, अब ये सारा काम करके व्यायाम उनका हो गया, गीता पाठ हो गया, दंड बैठक हो गई, ये सारे कार्य करके अब पिताजी नीचे आ गए होंगे, लेकिन वह अपने आंसुओं में पानी भर गया होगा क्योंकि मुझ पांचवे को वह याद कर रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनके पड़े होंगे। अब मेरे सारे भाई बहन, चारों भाई चारों बहनें, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपस में या तो खेल रहे होंगे, क्योंकि वह तो जेल में है ना भवानी प्रसाद मिश्र, तो वह वहाँ बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं कि मेरे सारे के सारे चारों बहन चारों भाई सारे के सारे वहाँ या तो खेल रहे होंगे या किसी में छुपम छुपाई खेल रहे होंगे। बच्चे नहीं खेलते हैं क्या, वो वाला कार्य कर रहे होंगे या खड़े होंगे। यानी मैंने कल्पना की है, उन्होंने कल्पना की है कि मेरे भाई बहन कुछ ना कुछ इस समय कर रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वें का नाम लेकर। मेरे पिताजी आज भी जवान है, वह बुढ़ापे से नहीं डरते हैं, किसी मुसीबत से नहीं घबराते हैं, लेकिन मुझ 5वें का नाम लेकर वह बराबर अश्रु बहा रहे होंगे। 5वां में हूँ अभागा, जिस सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। 5वां में हूँ लेकिन मैं एक बड़ा ही अभागा हूँ, यानी भाग्यहीन हूँ, लेकिन यह भी सोने पर सुहागा है। ये पिताजी आपस में बात करेंगी और मेरे लिए प्यार की बरसात कर रहे होंगे, यानी मेरे पर प्यार बहा रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज सभी के सभी मेरे चारों भाई अपने मेरे पिताजी के पास बैठे हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं हूँ, फिर भी मैं सोने पे सुहागा ही हूँ। यानी फिर भी मैं क्या हूँ, सोने पर सुहागा हूँ। मुझे ज़रूर वह याद कर रहे होंगे, है ना। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। अब देखिए, है ना, अब मेरी माताजी भी मेरे पिताजी से बात कर रही होगी और कह रही होगी कि आप है ना इतना दुख मत बहाइए, कुछ ना कुछ अच्छा ही काम कर रहा है अपना भवानी, यानी उसके दुख में आप दुखी मत होइए, वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है।
देखिए, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही ये तुम्हारी लिखी है। यानी वह एक जैसे असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल गया है तो वह बहुत अच्छा कार्य करा है, वह देश की खातिर जेल गया है, तो वह तुम्हें अपना तुम्हारा मन समझकर और तुम्हें यानी अपने पिता, वह अपने भवानी के पिता से बात कर रही है कि वह तुम्हें अपना समझकर ही वहाँ गया होगा, वह तुम्हारी लेख पर ही चल रहा होगा। यानी जो परिपाटी तुमने चलाई है वह उस पर ही चल रहा होगा। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। फिर कहे अगर वह पीठ पीछे मतलब पाँवों को पीछे हटा लेता, अगर वह असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेता और वापस पाँव पीछे कर लेता तो वह मुझे ऐसा महसूस होता कि यह मेरी कोख को लज्जा रहा है, यह देश के काम आने वालों में से नहीं है। इस तरह आप रो मत, कच्चे मत हो, नहीं तो तुम्हें देखकर तुम्हारे बाकी बच्चे भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोज कहाँ हूँ, धीर में खोता रहा हूँ कि कहाँ रोता हूँ मैं। पिताजी ने फिर ये बातें कही होंगी। यह सारी की सारी कल्पनाएं भवानी प्रसाद मिश्र वहाँ जेल में ही कर रहे हैं। पिताजी ने कहा होगा यानी पिताजी कह रहे होगी मेरा बेटा कितना सह रहा होगा वहाँ पर, मैं कहाँ रोता हूँ, मेरे में तो बहुत धैर्य है, मैं रोने वालों में नहीं हूँ, मैं तो आराम से, मैं धैर्यशील व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे 5 वे को वे न तरसे। वह सावन से कल्पना कर रहा, मैंने शुरुआत में कह दिया था कि वर्षा ऋतु है, सावन से वह वार्तालाप करेगा। यानी बारिश आ रही तो सावन में बारिश होती है ना, अब तो सावन को संबोधित करके कह रहा है सजीले हरे सावन है मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिताजी ना तो उनकी आंखें बरसे और न ही मुझ 5वें को मेरे पिताजी तरसे, यानी मुझे याद करके मेरे पिताजी नहीं रोए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब इसमें बस बस शब्द की आवृत्तियाँ बार बार हो रही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा कि सभी बस का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकलेगा। बस तू है सावन तू जाना और मेरे पिताजी को यही कहना, मेरे घर वालों को जाकर यही कहना कि मैं बहुत मज़े में हूँ, मैं बस यही सही है, और मैं बस घर ही तो नहीं हूँ, बाकी तो मैं खूब मज़े में हूँ, बस ये आखिरी है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब विरस है, बाकी सब ठीक ही है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शो कहना। यानी बस उन्हें यह कहते रहना, यह धैर्य देते रहना कि आपका बेटा लिख रहा है, आपका बेटा पढ़ रहा है, काम कर रहा है, बस गलती से भी आप उनको कुछ और मत कह देना ताकि मेरे पिताजी किसी प्रकार का दुख कर सके। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अब ये ना, और उन्हें कहना है सावन मेरे पिताजी को जाकर कहना मैं खूब मस्त हूँ, मैं सूत काटने में व्यस्त हूँ और यहाँ इतना ढेर सारा भोजन मिलता है कि वह खा कर मेरा 70 शेर वजन हो गया है। कूदता हूँ आराम से खेलता हूँ, लेकिन दुखों को भी मैं खूब ठेलता हूँ, यानी दुखों से लड़ने के लिए भी मैं खूब काम करता हूँ, यानी दुख को परास्त करने के लिए मैं जुड़ा हूँ। और कहना मस्त हूँ, और गलती से भी ये मत कहना कि वह अस्त हो चुका है, यानी कमज़ोर पड़ चुका है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, कुछ न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब देखो क्या कह रहा है, हाय तुम है सावन ऐसा वैसा जैसा कुछ भी मत कह देना, और ऐसा भी मत कहना कि मैं रात भर जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कुछ भी मत, सब कुछ कह देना, लेकिन ऐसी बात मत कहना जिससे मेरे पिताजी आंखों में पानी भरकर रोने लग जाए। कह देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ऐसा वैसा कुछ किसी प्रकार का बक मत देना, और किसी प्रकार का उन्हें शक करने की कोई गुंजाइश मत देना।
हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। ये पुनः लाइनें आई हैं कि तुम बरस लो, तुम खूब बरसो है सावन में, लेकिन मेरे पिताजी ना तो उनकी आंखें बरसे और ना ही वह मुझ जैसे पांचवे को तरसे। आज के पाठ में इतना ही। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता थी। धन्यवाद।